एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत बरकरार, मुतासरीन मुश्किलात का शिकार, हुकूमत रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। सैलाब ने मोटरवे को भी अपने जद में ले लिया। सखर मुल्तान मोटरवे सेक्शन पर बड़ा शगाफ पड़ गया। वजीर आजम ने सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू बिजली के 1 माह के बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम का ये ऐलान मुतासरीन की बहाली के लिए कितना काफी है? किसानों को फसलों के नुकसान पर क्या इमदाद मिलेगी? ताहाल किसी पैकेज का ऐलान ना हो सका। सैलाब से तबाह हाल किसान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। इस अहम इशू पर बात करने के लिए मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम और इनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा पाक भारत कशीदगी क्रिकेट के मैदान में भी पहुंच गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाया। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। ना हटाए जाने की सूरत में एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी भी दे दी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ने भारत से मैच हारने की रविश ना छोड़ी। भारतीय टीम के सामने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नाकाम हो गई। भारत से मैच हारने पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता हो गए। पीसीबी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा कतर इजराइल कशीदगी बरकरार, दोहा में इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास। कतर और इजराइल के दरमियान अमरीका मुश्किल में फंस गया। कतर का अगला एक्शन क्या हो सकता है? आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वक्त जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुल्तान से शकील अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी शकील साहब, बताएगा क्या हालात है इस वक्त मुल्तान में? क्या कुछ पानी की सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई है? अब क्या जो ज़रूरियात हैं लोगों की वो नज़र आ रही हैं? और दूसरा, ये जो मोटरवे पे शगाफ पड़ा है इसमें भी कहा जा रहा है 200 फीट तक ये बढ़ गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, हम इस पर काफी सारी बात कर चुके हैं। ये जो सैलाब जब शुरू हुआ और खास तौर पर जब इसने जनूबी पंजाब का रुख किया तो यहाँ पर इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और जिस तरह का ऑपरेशन रेस्क्यू होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके अलावा जिस तरीके से लोगों की सेटलमेंट होनी चाहिए थी, लोगों की आबादकारी होनी चाहिए थी, खैमे, उनको खाने पीने की अशिया या बाकी चीजें फराहम की जानी थी, वो नहीं हो सकी हैं। इसके साथ साथ हमें इन वजूहात को भी तलाश करना होगा कि आया ये जो इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, क्या ये वाकई ही कुदरत की एक आफत इसको समझ लिया जाए, या इसमें जो यहाँ पर लोग हैं, जो मुख्तलिफ महकमे हैं, उनके लोगों की भी ये नाअहली और नेग्लिजेंस इसमें शामिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो यहाँ पर इदारे थे जिनको काम करना चाहिए था, उन्होंने उस अंदाज में काम नहीं किया और उनकी बाकायदा मुकम्मल तौर पर ये नाअहली है, जिसकी वजह से खास तौर पर ये जो जलालपुर पीर वाला का इलाका है, शुजाबाद का इलाका है, इसी तरह हम आगे चले जाएं अलीपुर, सीतपुर, खैरपुर, सादात और इससे मुल्हिका जितनी भी आबादियां हैं वो जो डूबी हैं, उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो मैं ये समझता हूँ कि जो वहां पर एट द स्पॉट लोग थे उनकी नाअहली की वजह से हुआ है। क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला की। जो धोंदू पुल टूटा है जिसने शुजाबाद और बाकी जो एरियाज हैं उनको इफेक्ट किया है बड़ी तेजी से, उसके आगे एक ऑलरेडी ब्रिज है जो इसको सेव करता है। इस धोंदू पुल की जो कर्व का एक कर्व में बना हुआ है, उस कर्व को सेव करता है। ना तो उसको मजबूत किया गया, और मजेदारी की बात यह है कि जब पहला ब्रीच हुआ धोंदू पुल का तो उसको बंद कर लिया गया, लेकिन उसको मुकम्मल तरीके से उसकी देखभाल नहीं की गई। और जिस तरीके से सरसरी तौर पर बंद किया जाता है, बंद करने के बाद जो वहां पर अमला था वो चला गया, जिसके बाद दोबारा पानी ने हिट किया तो वो फिर टूटा और उसने तबाही मचाई। और वो शगाफ जो है कोई 140 फुट तक जो है वो इस वक्त मौजूद है, और उसकी वजह से ये पानी जो है फिर जलालपुर पीर वाला की तरफ गया और उसने जाके जो बाकी जो एरियाज थे उनको हिट किया, मोटरवे को हिट किया। और उसके बाद अब पहले इस बात पर हम बात कर लेते हैं इन बंदों के हवाले से, फिर हम आएंगे कि अलमिया क्या है। उसके बाद अगर हम चलें अलीपुर और सीतपुर का इलाका जो है, जो हेड पाइन नद के साथ सिरकी हेड पाइन नद से लेकर सिरकी का एरिया है जी, वो तकरीबन 15 किलोमीटर तवील है।
اور وہاں پر بند ہے شہروں کو بچانے کے لیے، لیکن انفارچونیٹ اس میں 4 کلومیٹر جو بند کا ایریا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جب پانی اتنے زیادہ پریشر کی وجہ سے آیا جو ہر جگہ پر رکا ہوا تھا کیونکہ پانی کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہاں سے بھی وہ بند ٹوٹا اور اس نے پھر علی پور، خیر پور، سادات اور ان ایریا اور سیت پور کو مکمل تباہ کر دیا۔ جو علی پور اور سیت پور کا علاقہ ہے، تحصیل علی پور ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 90% بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ یہی حال جلال پور پیر والا کا ہے۔ خان بلا کی ایک بستی ہے جو کہ جلال پور سے 30 کلومیٹر دور فاصلے پر ہے، وہاں پر ریسکیو آپریشن نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بہت زیادہ دور تھی، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آج ان کو اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر خوراک کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر لوگ تھے جنہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، انہوں نے اس انداز سے ان بندوں کی نہ تو حفاظت کی، نہ ان کو دیکھا، اور نہ ہی گزشتہ 10 سال سے ان بندوں کی کسی قسم کی حفاظت کی جا رہی تھی، نہ ان کے حوالے سے، نہ ان کی ریپیئر، نہ مینٹیننس، نہ ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ ایون دین کوئی بھی سرکاری افسر یہ تک گوارا نہیں کرتا تھا کہ چلیں جا کر ان بندوں کو دیکھ ہی لیا جائے کہ وہ کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتائیں نا شکیل صاحب، میں ابھی اس وقت آن گراؤنڈ پوزیشن بھی پوچھنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا جس طرح سے پریشر آیا، سیلابی ریلا آیا، پھر وہ ان جو آس پاس کے علاقے ہیں ان میں داخل ہو گیا، ظاہر ہے ایک تباہی ہوئی۔ اب کیا یہ تھم گیا ہے اور اب پانی وہاں پر موجود ہے؟ اب جو ہے ری ہیب کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کو نکالنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کشتیوں کے ذریعے؟ یہ کیا اب بھی جاری ہے سلسلہ؟ دیکھیں، پانی کی سطح جو ہے وہ اب مسلسل کم ہو رہی ہے، لیکن جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی بدستور موجود ہے۔ 8 سے 10 فٹ پانی اس وقت موجود ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو 80% گھر ہیں ان ایریاز میں وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ ان کا سامان آج جو ہے وہ مختلف ایریاز میں، جیسے لوگوں کے فریج ہیں، اوون ہیں، وہاں پر تیرتے ہوئے دکھائی دی ہیں لوگوں کو۔ تو اس لیے لوگ بڑی شدید مشکلات کا شکار ہیں جیسے جیسے پانی اتر رہا ہے۔ جیسے آج ہم سب نے رپورٹ کیا ہے کہ علی پور سے 11 لاشیں جو ہے وہ ملی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن کو لوگ چھوڑ کر نکلے تھے، ان سے وہاں پر کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس موبائل کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ ختم ہوگی ہو، جب پانی مکمل طور پر اترے گا ہم جائیں گے تو وہ لوگ وہاں پر گھروں میں موجود ہوں گے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے یہ پانی کم ہوتا ہے، جب لوگ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مس پلیس ہیں، مسنگ پرسن کتنے ہیں۔ ایک ایک گھر میں 10-12 لوگ نارمل سی بات ہے ان ایریاز میں ہونا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی بھی مس پلیس ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ کدھر ہیں، کس حال میں ہیں، کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب علی پور آئیں، وہاں پر انہوں نے کیمپ کا وزٹ بھی کیا، لیکن اس کے بعد کی صورتحال اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھی۔ وہاں پر جو سینیٹری ورکرز تھے جنہیں لایا گیا تھا صفائی ستھرائی اور باقی چیزوں کے لیے، جیسے سی ایم گئی وہ جو امدادی سامان آیا ہوا تھا اس پر ٹوٹ پڑے، اور جس کے جو ہاتھ لگا وہ وہاں سے لے کر نکل گئے، جبکہ جو اصل بیچارے مستحقین ہیں وہ اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی عالم میں ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے پاس خیمے بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ واش روم کے پرابلمز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور جیسے جیسے پانی اترنا شروع ہو رہا ہے، شام کے وقت موسم وہ چینج ہو جاتا ہے، دن میں شدید دھوپ ہوتی ہے، لوگوں کو کھانے کا پرابلم ہے۔ سب سے بڑا پرابلم جانورز کا ہے، ان کے چارے کا ہے۔ لوگوں کے پاس جانوروں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حکومت اپنے طور پر دعویٰ کر رہی ہے، لیکن جس طریقے کا ریسکیو آپریشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن ہمیں یہ بھی آج یہ خبر ملی ہے، کیونکہ ہم مسلسل ایک بات کو فوکس بھی کر رہے ہیں اور اس پر بات بھی کر رہے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، کہ واقعی حکومت اگر سنجیدہ ہے تو ان جو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ان کے لیے فوری طور پر کسی
پیکج کا اعلان کیا جائے. تو اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ حکومت ایک کمیٹی بنانے جا رہی ہے جو کہ ان علاقوں میں آ کے سروے کرے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کی امداد کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور خاص طور پر جو گندم کی فصل کاشت کرنی ہے اس کے لیے شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس گندم پہ آتے ہیں. آپ نے بڑا کمپریہنسولی ہمیں بریف کیا یہ جو گراؤنڈ سچویشن, اور آپ ہو گئے جمشید رضوانی ہو گئے, آپ نے ساؤتھ سے بڑی اس کو یہ جو اتنی بڑا عوام انسانی المیہ ہے اس پہ بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے, پچھلے ہفتے سے کی, آپ بھی کر رہے ہیں NIMS سے. آپ نے تو اس وقت بھی کہا تھا, ہمارے شو میں بتایا تھا کہ انسانی المیہ جو ہے جب پانی نیچے جانا شروع ہوگا اور لوگوں کو دوبارہ ایک اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو جو لوگ ٹریپ ہوئے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے نہیں ہوا. تو ٹریجڈی اس وقت پتہ چلے گی. جیسے آج آپ بتا رہے ہیں کہ 9 کے قریب جو لوگ ہیں اس میں میرا خیال ہے وہ فصل میں جو یہ پھنس گئے تھے جن کی لاشیں ملی ہیں, وہ چیزیں آپ بتاتے رہے تھے ہمیں. تو یہ ابھی آپ اس وقت کوئی فگر سامنے آیا ہے کہ کتنے لوگوں کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں پورے فلڈ میں اس ایریاز میں جس لیول کی تباہی آ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک کوئی فائنل حتمی فگر نہیں ہے, لیکن حکومت اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے بھرپور کوشش کی ہے جو ڈیتھس ہیں وہ رپورٹس نہ ہوں. جیسے کہ جلال پور پیر والا میں بوٹ الٹی تھی تو اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی اور 2 دن بعد بتایا گیا کہ اب یہاں سے ہم نے 6 لاشیں جو ہے وہ ریکور کر لی ہیں. اسی طرح آج کا جو واقعہ ہے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن ظاہر ہے ان کے لواحقین ہیں, لوگ ہیں. اور اسی طرح جب پرسوں جو ہے سینئر وزیر گئی تھی علی پور اور مظفر گڑھ, وہاں پر بھی ایک فیملی نے احتجاج بھی کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے گڑ گڑا کر یہ التجا کی تھی کہ ہماری فیملی کے 6 لوگ جو ہے وہ ڈوبے تھے, جن میں سے ایک کو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ریکور کیا ہے اور باقی جو لوگ ہیں ابھی تک نہیں مل سکے ہیں. تو اس کا جو حتمی فگر ہوگا وہ آپ یہ سمجھے کہ اگلے آنے والے 4 سے 5 دن میں اسٹیبلش ہو جائے گا. آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کیجولٹیز ہوں یا لوگ بیچاروں جانے کیوں, اس سے کیوں ایڈمنسٹریشن کو یا حکومت کو کیا فائدہ ہونا ہے کہ آپ نے بے صاف ذرا ان کے بچے ہیں, فیملیز ہیں, لوگ ہیں, وہ کیسے یہ چیزیں چھپ کے رہ سکتے ہیں؟ حکومت کو یا ایڈمنسٹریشن کو, ڈپٹی کمشنر یا پولیس جو بھی ہے, ان کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ وہ ان کی اموات کا فگر جو ہے چھپا رہے ہیں یا رپورٹ نہیں ہونے دے رہے؟ اس کا فائدہ ان کو یہ ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے بڑے بہترین انتظامات کیے. اچھا, ہم نے جو یہ سیلاب آ رہا تھا اس سے نبٹنے کے لیے ہماری تیاری مکمل تھی اور اس لیے جو ہے ہم نے بڑا شاندار انتظام کیا جس کے نتیجے میں بہت کم نقصان ہوا. اس لیے یہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیتھ فگر سامنے آئے گا لوگوں کے تو پھر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی سے شاید پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنی ڈیتھ کیسے رپورٹ ہوئی ہیں. تو ڈیو ٹو دیٹ ریزن اس کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے اس کو ٹاؤن ڈاؤن کیا جائے اور فگر جو ہے وہ کم سے کم بتایا جائے تاکہ لوگوں میں اشتعال بھی نہ آئے. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑا ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ماضی میں زلزلے آتے تھے, بارشیں آتی تھیں, سیلاب آتے تھے, بڑے مخیر حضرات ٹرک لے کے چلے جاتے تھے ان ایریاز میں, فیصل آباد سے, لاہور سے, کراچی سے, اسلام آباد, پورے ملک سے چلتے تھے لوگ اور اپنے ساتھ چیزیں لے جاتے تھے, اپنے ساتھ بستر, اپنے ساتھ کھانے پینے, لاٹ آف تھنگز خواتین کے لیے ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے 2005 کے بھی اس زلزلے میں ہوا تھا, بڑے کراچی سے لوگ ہیں, فیصل آباد سے زیادہ لوگ ہیں, یہ ہم سنتے رہتے تھے, دیکھتے بھی تھے. اب کی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سچ وہ موومنٹ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے چلڈرن آف دا لیسر گاڈ, میں چھوٹے چھوٹے بچیاں دیکھے ہیں, ایک میں فیملی دیکھ رہا 6 بچیاں بیٹھے جن کی ماں پانی میں بہ گئی اور بچہ اس کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی ہیں دریا کے, 6 ان کو چھٹا دن ہے کہ ہماری ماں شاید پانی سے واپس, چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں, میں دیکھ رہا تھا ہمارے دانیال وہ ہاشمی صاحب کی ویڈیو کلپ تھا. تو آپ کی دفعہ میں یہ نظر نہیں آ رہے کوئی مخیر حضرات, یا ہمیں یہاں سے نظر نہیں آ رہے کوئی گراؤنڈ پہ لوگ ہیں یا صرف حکومت ہی سارے جو ہے بھاجت روٹ جو بھی ہے چھوٹا موٹا وہ کام کر رہی ہے؟ دوستو گزارش یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں اگر جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لوگ ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں, 2-3 اور NGOs ہیں اور کچھ جو مقامی لوگ ہیں مطلب ملتان سے جن کا تعلق ہے, اگر وہ لوگ ہمت نہ کرتے تو میرا خیال ہے یہ المیہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جانا تھا. اچھا, حکومت اس لیول پر بالکل بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ ان لوگوں کے لیے نہ ریسکیو آپریشن کے دوران
ना उसके बाद जब इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है उसके बाद भी जिस तरीके से इनकी मदद और देखभाल करनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं हो रही। आज भी हमने काफी सारे क्लिप्स देखे अलीपुर में कि किस तरीके से जो वो लोग थे वो इन सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए सामान को जो है वो छीना झपटी करके लेके जा रहे थे। अब तक जो भी इस ऑपरेशन में थोड़ी बहुत कामयाबी या लोगों को रेस्क्यू की है तो ये जो प्राइवेट एनजीओज और 2-3 जमातें हैं इनका बड़ा अहम रोल है। अगर ये लोग ना होते तो मैं ये समझता हूँ कि और बहुत ज्यादा आपको डेथ रिपोर्ट्स और लोगों को परेशानी की खबरें सुनने को मिलनी थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शकील अंजुम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से और हमें जो है वो डिटेल्स बता रहे थे कि जनूबी पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल मौजूद है। जैसे जैसे पानी की सतह कम हो रही है हम देख रहे हैं एक खौफनाक सिचुएशन जो है वो वहाँ पे नज़र आ रही है। कैसे हुकूमत जो है इन सबको पूरा पड़ेगी, कैसे जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ और इमदादी जो भी स्टेप्स हैं वो लेगी हुकूमत कि इनकी रीहैब की जा सके, स्पेशली अगले मानसून से पहले, और इन इलाकों को फ्लड रेजिलिएंट जो है वो बना सके हुकूमत। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि कतर इजराइल कशीदगी जो है वो अब भी बरकरार है और इस हवाले से एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस की गई, समिट किया गया, अरब इस्लामिक समिट जो कि दोहा में जारी है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो वो भी इजराइल में मौजूद है और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है नेतन्याहू और मार्को रूबियो की, जहाँ उन्होंने कहा है कि हम अनकंडीशनली जो है वो सपोर्ट करेंगे इजराइल को अगेंस्ट हमास। और जबकि हम देख रहे हैं कि जो अरब इस्लामिक समिट जारी है वहाँ पे जो है ये प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो मिलकर अरब ममालिक ने जो है वो इजरायली जहारियत का जवाब देना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, जैसे कि मैंने दोनों सिनेरियोज जो है वो बताए हैं कि एक तरफ जहां मार्को रूबियो जो हैं वो इजराइल में मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अरब इस्लामिक समिट जो है वो जारी है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस वक्त इजहार यकजहती के लिए जो है वो कतर के साथ मौजूद है। इन दोनों सिनेरियोज को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक अरसे से ये तशवीश की जा रही थी कि अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा, ट्रंप का क्या रिस्पॉन्स होगा, और अब तो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी है नेतन्याहू और मार्को रूबियो ने। आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो अरब इस्लामिक समिट इस वक्त जारी है दोहा में, कि इन ममालिक का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जो इजराइल है जिस तरीके से गजा हो या इससे पहले अब छठा मुल्क था कतर जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया, और जो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं खास करके लीडर्स हैं ये सिर्फ जुबानी मजम्मत करेंगे या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये फैक्टर है। और अभी तक जो स्पीचेस की गई हैं उसमें इराक के जो लीडर हैं उन्होंने जिक्र किया है बाकायदा तौर पर कि जिस तरह नेटो की एक फोर्स है तो अरब और इस्लामी ममालिक हैं, इनको एक फोर्स तश्कील देनी चाहिए ताकि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई बैरूनी हमला होता है तो तमाम मुस्लिम दुनिया के ऊपर वो हमला तस्वुर किया जाए। फिर तुर्की के प्रेसिडेंट ने तजवीज़ दी है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना होंगे, और प्रैक्टिकल स्टेप्स की जब उन्होंने बात की तो एक तरीका उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिकली इजराइल को कॉर्नर करना होगा। एंड इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो एक अनपॉपुलर व्यू भी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज मुस्लिम दुनिया इन मुश्किलात से क्यों दो चार है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस है मगरिब के ऊपर। अगर आप अरब कंट्रीज को देख लें, पाकिस्तान की भी मिसाल देख लें, तो तुर्की के प्रेसिडेंट ने ये तजवीज़ दी है कि इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हो, मईशत हो, जो भी इस तरह की चीजें हो, उसमें मुस्लिम दुनिया जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होती तो तब तक वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकेगी। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच थी जिसमें उन्होंने एक 7 नुकाती प्लान पेश किया जिसमें जॉइंट अरब इस्लामिक टास्क फोर्स का जिक्र किया है उन्होंने। फिर यूएन की जो इजराइल की जो यूएन की मेंबरशिप है उसकी सस्पेंशन के लिए कहा गया है कि तमाम जो मुस्लिम दुनिया के मुल्क हैं वो इसके हवाले से एक कलेक्टिव रोल प्ले करें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि ये जो वर्बल कंडेमनेशन है इसके बजाय प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, अदरवाइज हिस्ट्री जो है वो हमें अच्छे तरीके से जज नहीं करेगी। तो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकलता है।
تو یہ सिग्निफिकेंट होगा कि रिस्पॉन्स क्या आता है इस समिट का। जब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं कामरान साहब, तो जाहिर है जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है, जो जारियत दिखाई है इजराइल ने, वो कतर के अगेंस्ट दिखाई है। उसके बाद एक कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि कतर ने ये रियलाइज किया है कि उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अमेरिका पे एंड मे बी दे वांट टू शिफ्ट अवे फ्रॉम इट, या इस किस्म की चीज़ें। और उसके बाद हमने देखा फौरन जो है इसका डिनायल आया कतर की जानिब से। तो ये तो कतर जो डिसाइड करेगा, या कतर को भी दिखाना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा किसी प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं, और दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस को। आई थिंक बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से स्केप्टिसिज्म है कि जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं शायद एट द एंड ऑफ द डे कोई प्रैक्टिकल बहुत बड़ा स्टेप ना ले सकें। और दूसरी तरफ जो आपने मार्को रूबियो के विजिट का भी जिक्र किया था, वो इसी वजह से मुतहर्रिक हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई ये जो इस्लामिक और अरब कंट्रीज हैं कोई वाकई कोई इस तरह के स्टेप्स ना ले लें जिससे उनके इंटरेस्ट को भी और इजराइल के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए वो इजराइल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक तो रीइटरेट किया है, शायद वो भी एक इन बिटवीन द लाइन मैसेज है तमाम मुस्लिम दुनिया के ममालिक को, अरब कंट्रीज को, कि आप एक हद से ज्यादा अगर आप जाएंगे तो फिर आपको अमेरिका भी जो है वो बड़ा क्लियर इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बैलेंस करने के लिए स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल ठीक है, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हमास के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन इजराइल को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह की वो कार्रवाइयां कर रहा है उससे जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो भी हर्ट हो रहे हैं और हर्ट हो सकते हैं। और कतर उनके बकौल अमेरिका के एक बड़ा अहम मुल्क है इस रीजन की। अगर आप बात करें, सबसे बड़ा बेस मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त अमेरिका का दोहा में मौजूद है। तो इस वक्त जो अमेरिका के लिए इस वक्त सूरत हाल है वो भी बड़ी एक कैश 22 वाली है। वो इजराइल के बिल्कुल इत्तेहादी भी हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि इजराइल इस कदर आगे बढ़ जाए कि फिर मजबूरन बाज दफा होता है कि आपको जब बिल्कुल पुश किया जाता है टू द वॉल तो फिर शायद ये जो मुस्लिम दुनिया के मुल्क हैं इनकी गैरत जाग भी जाए। और अगर आप ये भी देखें, गैर मामूली बात है कि विद इन अ वीक 9 तारीख को कतर के ऊपर हमले होते हैं एंड विद इन अ वीक दोहा में तमाम मुस्लिम दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कंसर्न तो है, क्योंकि आज असल जो अब सबसे बड़ा मसला है कि आज कतर है, जिस तरह पहले गजा में जो कुछ किया, फिर यमन, फिर सीरिया, फिर ईरान, फिर कतर, तो कल कोई और मुल्क भी हो सकता है, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब। तो ये फिर मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। और इसका जिक्र भी किया गया जो ग्रेटर इजराइल की आज मुख्तलिफ जो मुस्लिम दुनिया के रहनुमा हैं कि ये एक इल्यूजन जो इजराइल की है, जो ग्रेटर इजराइल का वो ख्वाब देख रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में अपनी अजादारी चाहते हैं, तो उसको हर सूरत में रोकना होगा। तो इसमें आई थिंक इसी वजह से मार्को रूबियो कल वो पहुंचेंगे दोहा में भी, शायद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आज जो भी फैसले होते हैं वो उनको एश्योरेंस भी देंगे कि जी मुस्तकबिल में कोई हमला नहीं होगा। बट अगेन आज इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमास के खिलाफ कहीं भी वो कार्रवाई करेंगे और उन्होंने इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया कि फ्यूचर में भी वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल यह है कि बाकी मुस्लिम ममालिक तो अपनी जगह पे सारे सपोर्ट, एक सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन जो विक्टिम होता है, जिस पे अटैक होता है, अब पहला रिस्पांस तो उन्होंने देना है उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना। बाद में ही बाकी आपके यार दोस्त आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते या आपको सपोर्ट देते हैं, वो तो बाद में आएगा। कतर में इतनी है सख्त है, आपका ख्याल है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो अगेन उसके बाद कुछ ममालिक उनके साथ खड़े होंगे? देखिए, कतर की जहां तक बात है, कतर एक रकबे के एतबार से अरब कंट्रीज में एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन कतर ने ओवर द इयर्स ये शो भी किया है कि वो बड़े उनकी जो हिकमत अमली रही है वो बड़ी कारगर भी रही है। अगर आप चंद साल पहले बात करें, जो बाकी अरब ममालिक के साथ उनका एक झगड़ा हुआ था और उन पर ब्लॉकेट भी कर दिया था, और सारे क्राइसिस के अंदर उन्होंने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव किया। तो लेकिन ये दूसरी बात है कि क्या कतर उस तरह के स्टेप्स लेना चाहता है कि जिस तरीके से कि प्रैक्टिकली उसी तरीके का टिट फॉर टैट कि जिस तरीके से इजराइल ने उनके ऊपर हमले किए हैं और उसके जवाब में कतर भी उनके ऊपर हमले करे। तो ये मेरा ख्याल में कतर भी जानता है कि शायद पॉसिबल भी नहीं है, गिवन कि इस वक्त जो जितनी जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इन्हिसार है वो सारी वेस्टर्न और अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और वो क्यों करके फैसिलिटेट करेंगे जो इस तरह का अटैक है वो इजराइल के ऊपर। तो शायद इस वजह से कोई काइनेटिक या मिलिट्री ऑप्शन तो नहीं है अवेलेबल, मे बी दूसरे तरीके से। आई थिंक इसी वजह से उन्होंने ये समिट बुलाया है कि एक कलेक्टिव अगर इसके हवाले से मुस्लिम दुनिया में अरब ममालिक में इत्तेफाक राय पैदा करके
प्रेशर बिल्ड किया जाए और एक डिटेरेंस क्रिएट हो, ये ना हो कि एक न्यू नॉर्मल बन जाए कल जब उनका दिल करे कि वो इस तरह से कार्रवाई करते रहें, और ये बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल होगा। ये तो आपकी बात से वाज़ेह लग रहा है और आई एग्री विद यू कि सारा असला यूरोप से लेते हैं, सारा असला ये जो अरब ममालिक हैं जो आज बैठे हुए हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, सारा असला तो यूरोप से ले रहे हैं या आप उनसे अमेरिकन से ले रहे हैं, चले अब हम थोड़ा सा चाइना से ले रहे हैं, फेयर इनफ। अदरवाइज उनके अड्डे भी वहीं पे हैं, हर मुल्क में अड्डा है जिनके सरबरान वहाँ बैठे हुए हैं, इसराइल के खिलाफ वो कोई ना कोई लहन अमल बना रहे हैं, तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सके। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि जिन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, उसमें तुर्की भी शामिल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो अपने इसको डिनाउंस कर सकते हैं कि वो फाइन कि अब हमारे डिप्लोमेटिक हम इनके साथ तल्लुकात नहीं रखें। सबसे बड़ा ब्लो तो ये हो सकता है उनके लिए कि जो वहाँ पे खित्ते में कुछ ममालिक हैं जिनके डिप्लोमेटिक उनके साथ रिलेशनशिप हैं, उनको कट ऑफ कर दें। जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी तो अडॉप्ट होगी, उसमें इसी बात का हिंट दिया गया है। अच्छा। और आज वैसे कोइंसिडेंस भी है कि आज 15 सितंबर को 5 साल पहले आज ही के दिन जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने जो डील करवाई थी कि अरब ममालिक रिकग्नाइज करेंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे इसराइल के साथ, और पहले मरहले में यूएई, मोरक्को और बहरीन ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए थे इसराइल के साथ। अगले मरहले में बाकी जो ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब का भी नाम आ रहा था, बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने भी करना था, लेकिन फिर ये अक्टूबर 7 हुआ, उसके बाद सारा मामला खत्म हो गया। तो उसमें जिक्र है ड्राफ्ट के ये जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं उससे जो एक लार्जर पीस प्लान है उसको धचका लगेगा। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जो मैं तकरीर उनकी सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि कम से कम ये जो भी रिलेशनशिप वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या ट्रेड रिलेशनशिप है मुस्लिम दुनिया की, कोई भी अगर मुस्लिम कंट्री है विद इजराइल, वो इमीडिएटली सीज होने चाहिए। आई थिंक ये काम तो वो कर सकते हैं पहले मरहले में। आई थिंक 3 मुल्कों ये बताइएगा कामरान कि वहाँ पे जैसे कहा कि कतर में सबसे बड़ा बेसेस हैं इनके अमेरिकन के हैं, और मिडल ईस्ट में अमेरिकन ने इसलिए अपने बेसेस बनाए थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हर मुल्क के साथ उनके मुआहदे हैं कि आप पे अटैक होगा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वक्त तो कतर के लोग या कतर की हुकूमत जो है या उनके वहाँ पे जो शाही खानदान है, वो तो राइटली ये एक्सपेक्ट करता होगा कि हम पे अटैक अगर इसराइल ने किया, इनके बेसेस हैं, तो रिटेलिएशन तो अमेरिकन की तरफ से होनी चाहिए, बिकॉज उनके मुआहदे हैं, उनके साथ उन्हें पेमेंट की है, पैसे देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने दिफा के लिए, जहाज़ों के लिए। अब इतनी बड़ी डील लेकर वो गए हैं, तो अमेरिकन की अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो बहुत ज़्यादा हिट हुई है ना कि आपने मुआहदे किए कि हम आपको सेफ करेंगे, आप उल्टा सेफ करने के बजाय जो अग्रेसर है उसके साथ जाके खड़े हो गए हैं कि हम इनके साथ खड़े होंगे। तो मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस का क्या फ्यूचर है सर? दोनों सवाल आपका प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, अमेरिकन जो बेसिस है उनका तो इमीडिएटली कतर, इसके हवाले से अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि शायद कतर रिव्यू करेगा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, तो उसको फौरी तौर पर उन रिपोर्ट्स को कतर ने मुस्तरद किया। लेकिन ये इमीडिएटली मुमकिन भी नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म ये वो सोच सकते हैं, बट अरब कंट्रीज के लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अरब कंट्रीज में ज़ाहिर है कि तेल और जो गैस के ज़खायर थे और वहाँ पर बादशाहतें हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा उनको एडवांटेज हुआ कि जो आपने बात की है कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमेशा अमेरिका ने प्रोवाइड किया। और पहले थ्रेट ईरान से होती थी जब रेवोल्यूशन आया, लेकिन अब डायनामिक्स वहाँ पर बदल गए हैं, और वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो बहुत वाइटल था वहाँ पर। जो अरब ममालिक में जो इस वक्त हुकूमतें हैं उनकी अपनी बका के लिए, और फिर इन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की वजह से वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। इसी वजह से आपको ये ममालिक तरक्की करते नजर आते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद इस बात की जमानत नहीं है, इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं कि मे बी अगर इस तरीके से आज इजराइल ने दोहा में किया है, कल दुबई, कल किसी और जगह पे वो करेगा, तो वो तो जो पूरा एक डॉक्ट्रिन है, पूरी जो सिक्योरिटी डायनामिक वो बदल जाएगी। तो ये तो फिर अरब ममालिक के लिए एक सर्वाइवल की जंग है और उनकी हुकूमतें हैं वहां पर। कामरान, लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि अरब के लिए सर्वाइवल की जंग है, फेयर इनफ। इनको पहले अमेरिकन बेसिस चाहिए थे कि आपस में दुश्मनियां थी इनकी, और स्पेशली ईरान के साथ मसला था। मोस्टली जो अरब वहाँ पे ममालिक हैं उनको वो न्यूट्रलाइज हो गए। ईरान भी अब इस पोजीशन में नहीं है, बल्कि शायद वो भी सिंपथाइज करता है कि जनाब कि मैं इस ब्लॉक में खड़ा होता हूँ, शामिल होता हूँ। तो ये आपस में बैठ के तल्लुकात अपने ठीक क्यों नहीं कर लेते, ताकि इनको सिक्योरिटी की, बमों की, तोपों की, बेसिस की जरूरत है सच ना रहे कि कोई इनको फॉरेन फोर्स आए और इनको आके प्रोटेक्शन दे। इसके बाद रहने तो नहीं चाहिए मतलब ममालिक के दरमियान अपनी अपनी फोर्सेज फेयर एनफ वो काम कर सकती हैं। एटलीस्ट दे कैन डू दैट, आपस के इख्तलाफात खत्म करके इकट्ठे हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो फिर तो बेसिस की जरूरत रहेगी। देखें, ये जो एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो तब्दील हो रहा है, और उस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जाहिर है कि जब ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ था, तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे,
اور ان ممالک کو سیکیورٹی چاہیے تھی. امریکہ اس وقت دنیا مغرب میں انڈسٹریل ریولوشن تھا, ان کو سسٹینیبل سپلائی چاہیے تھی آئل کی, تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا. اب لگتا ہے کہ اس کی جو میعاد ہے, ڈائنامکس ہیں, وہ بدل گئی ہیں. تو شاید میرا خیال ہے, آئی ایم شیور کہ وہ پبلکلی بے شک یہ عرب لیڈرز نہ کہیں, لیکن پرائیویٹلی اور اندرون خانہ اس کے بارے میں جس کو بھی اگر عقل ہے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب انہیں امریکہ کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایران سے اگر ان کو پہلے تھریٹ تھا وہ تھریٹ اب نہیں رہا. اسرائیل اگر ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے, گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کا جو نیکسس ہے ساری دنیا جانتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں ان ممالک کو امریکہ کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے؟ چائنا کی طرف رخ کر سکتے ہیں, کریں گے تو میں ساری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ چائنا کی طرف رخ کر سکتے ہیں کہ وہ سعودیز اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوئے, ایران کے ساتھ بھی ہوئے, پاکستان ویسے درمیان میں رول پلے کر سکتا ہے. اور چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے, وار ٹیکنالوجی, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یورپین ٹیکنالوجی پہ ابھی جو پاکستان انڈیا وار ہوئی ہے ان کی ہمیں برتری نظر آئی ہے. تو یہ ممالک ادھر سوئنگ کر سکتے ہیں چائنا سے پروٹیکشن لینے کے لیے کہ بھائی صاحب ہمیں بچایا جائے, آپ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ آلریڈی جو عرب ممالک ہیں, خاص کر کے سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ کی بات کریں تو ان کے ساتھ آلریڈی بات چیت چل رہی ہے. خاص کر کے جب بائیڈن ٹائم کے اوپر تعلقات خراب ہوئے تھے سعودی عرب کے, تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ چائنا کے قریب ہوا تھا. تو چائنا کی کیونکہ ڈپلومیسی بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے, وہ کوائٹلی آپریٹ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی جو اس وقت ظاہر ہے کہ دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ ہے یا اب چین طاقت ہے. تو جو کلیئر ایک آپشن ہے کہ ایک تو اپنے ریجنل بلاکس بنا کے, اور پھر ایک امبریلا ان کو چاہیے, ایک بڑی ایسی طاقت جو ڈٹر کرے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو. وہ یقینی طور پر چین ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیس نہیں ہوگا, کیونکہ جو امریکہ ہے اپنا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ اتنی آسانی سے تو یہاں سے چھوڑے گا نہیں. بٹ آئی تھنک ان دا لانگ رن آئی ایم شیور کہ جو عرب لیڈرز ہیں ان کے دماغ میں یہ پلان بھی لازمی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سو مچ کامران یوسف صاحب. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد کچھ مزید اہم ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اہم اجلاس جو ہے وہ دوحہ میں جاری ہے, عرب اسلامک سمٹ جو ہے وہ جاری ہے, اور جبکہ دوسری طرف جو ہے مارکو روبیو جو ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے, اور انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے نیتن یاہو, انہوں نے کہا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہمارے پاس امریکہ کی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم حماس کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں گی وہ جاری رکھیں گے. جبکہ دوسری طرف عرب اسلامک سمٹ جو جاری ہے اس میں 50 سے زائد اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے, اور انہوں نے قطر کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے. اب یہ صرف بیانات کی حد تک رہے گا یا کوئی پریکٹیکل سٹیپس بھی جو ہے وہ یہ ممالک لے سکیں گے جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کے خلاف, اور کیا امریکہ کو بھی تھوڑا جو ہے وہ جھنجھوڑ سکیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.